लास्ट क्लास क्या डिस्कस कर रहे थे? सर रिस्पांस टाइम तक होगा था। रिस्पॉन्स टाइम, बस टाइम नहीं हुआ था। नो सर नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम होगा। तो ठीक, यानी कि अराइवल टाइम क्या क्या डिस्कस किए थे? अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम। हाँ, तो हाउ वी कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम? सर अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर अ प्रोसेस गेट्स अ सीपीयू। माइनस करना होगा ना। इट इज whenever the arrival time is zero. Whenever the arrival time is assumed zero, then the time at which the process first allocated to the CPU is the response time. But if there is a arrival time given to you, then सबसे पहले सर फर्स्ट टाइम कब रेडी क्यू में आया पर हाँ हाँ माइनस हाँ करते हैं सर हाँ उससे। तो तो हम्म, तो जब आपका अराइवल टाइम दिया रहेगा, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो प्रोसेस एलोकेशन टाइम में अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट करने से होगा, क्योंकि अराइवल टाइम अगर डिफरेंट होगा तो आपका प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम भी वेरी करेगा। लेकिन जब रिस्पॉन्स अराइवल टाइम आप एज्यूम कर लेंगे जीरो फॉर ऑल प्रोसेस, देन द रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम विच इज needed to allocate the particular process first to the CPU। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वन इज द burst टाइम। burst टाइम का मतलब क्या है? जैसे द CPU burst टाइम। ठीक है ना? तो कोई भी प्रोसेस को CPU में कितना समय लगने वाला है, यानी कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन CPU। जितना देर तक CPU में उसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए उसको एग्जीक्यूट करने में लगने वाला है, दैट इज द CPU burst टाइम। थोड़ा दूर दूर बैठिए आप लोग, जगह है पूरा, आगे पीछे हो जाए। So that is the CPU burst time. So we can say कि burst time is the amount ठीक है ना? तो burst time is the amount of time required by a process for executing on CPU. That means the time which is required by the particular process to execute its entire operation। अपने पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना समय किसी प्रोसेस को चाहिए, तो वो सीपीयू के अंदर, यानी कि सीपीयू में जब प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी यानी रेडी क्यू से जैसे ही सीपीयू में जाएगा, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, तो रनिंग स्टेट में जितना समय उसको लगने जा रहा है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूशन में, दैट इज द बर्स्ट टाइम। ठीक है ना? तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम, बिकॉज इट इज द टाइम टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस। यानी कि ये जितना समय प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लग रहा है उस समय को हम बर्स्ट टाइम कह सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से कि इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ईटी दिया रहेगा, एग्जीक्यूशन टाइम ईटी दिया रहेगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब बीटी से ही है। बस टाइम दिया रहे, ईटी दिया रहे या आरटी दिया रहे,
तो आरटी में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है रिस्पॉन्स टाइम का भी, तो वहां मेंशन रहेगा कि रनिंग टाइम है आरटी, ठीक है ना। लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ईटी रह सकता है। तो एग्जीक्यूशन टाइम दिया रहे या बर्स्ट टाइम दिया रहे, दोनों का मतलब सेम है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम, रनिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। और बर्स्ट टाइम किसी भी प्रोसेस का आपको पता पहले से होगा, पहले से ये, हाँ, क्वेश्चन में जब दिया रहता है तो एज्यूम किया जाता है कि ये, हाँ, ये आप एज्यूम करके चलिए कि इतना बर्स्ट टाइम है। तो ये एडवांस में हमको पता नहीं रहता, क्यों नहीं पता रहता है, कोई बता सकते हैं? नहीं नहीं, एप्लीकेशन का सब साइज पता है, लेकिन आप क्लासरूम में आए, जैसे अभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन था 12:30 आपके शेड्यूल में था, लेकिन आप 12:10 देख लिए। अब ये रिसोर्स हैंडलिंग का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कि आप क्लासरूम में आए, ठीक है ना, प्रोजेक्टर आपका सक्सेस नहीं काम कर रहा है, तो आप विजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो प्रोसेस आपका जो 1 आवर का क्लास है, उसी दौरान आपको ये इंटरप्शन आ रहा है, रिसोर्सेस इंटरप्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या है, कोई भी प्रोसेस जब सीपीयू में जाएगा, उसको किस तरह का रिसोर्स चाहिए, क्या वो रिसोर्स आपका फ्री है, क्या वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस में के वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, या वो रिसोर्स है भी कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कोई प्रोसेस, इसीलिए क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोसेस लंबे समय तक इंटरप्ट होने के बाद वेटिंग एरिया में रहता है, तो उसको हम लोग सस्पेंडेड स्टेट में भेज देते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस लंबे समय तक वेटिंग एरिया में है, इसका मतलब कुछ उसको ऐसा कोई रिसोर्स चाहिए जो रिसोर्स लंबे समय तक अवेलेबल नहीं है सिस्टम के साथ। तो उस प्रोसेस को वेटिंग एरिया में भी ज्यादा समय तक नहीं रखकर सीधे उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं, और तब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा जब तक कि आपका वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सस्पेंडेड जो प्रोसेस होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी में एलोकेट करते हैं, जहां से फिर से वो रेडी क्यू में आता है प्राइमरी मेमोरी में, और फिर रनिंग मोड में जाता है। और जो थोड़े समय के लिए वेटिंग किसी प्रोसेस के लिए कर रहा है, तो जैसे ही इनपुट आउटपुट जिस इवेंट के लिए वेट कर रहा है वो कंप्लीट होता है, तो वेटिंग से ही वो प्रोसेस कहाँ चला जाता है, रेडी में, और रेडी से फिर रनिंग स्टेट में एलोकेट हो जाता है। बाय ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू, हाँ, फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू। तो ये भी आप मेंशन कर दीजिए, इट इज नॉट, मेंशन कर दीजिए, इट इज नॉट नोन इन एडवांस। ये पहले से एडवांस में हमको पता नहीं रहेगा कि एडवांस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, ठीक है ना। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के पहले हमको नहीं पता रहेगा उसका सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या है। क्वेश्चन में हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसका बर्स्ट टाइम इतना होना चाहिए, वो बढ़ भी सकता है, ठीक है ना, घटने का तो नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड एक टाइम हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन बढ़ने का चांस है, क्योंकि बढ़ने का चांस अभी बता दिए वेरियस रीजन क्या हो सकता है, रिसोर्स इनएडिक्वेसी, इनकम्प्लीटनेस, या किसी भी तरह का इनकम्प्लीटनेस या इनएडिक्वेसी होगा, तो प्रोसेस जैसे ही इंटरप्ट होगा, इसका मतलब है कि उसका जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरप्ट हुआ तो फिर से वेटिंग क्यू में गया, तो जैसे ही वेटिंग स्टेट में जाएगा तो फिर से वो रिज्यूम करेगा, तो बर्स्ट टाइम फिर ऐड होगा। पहले इतना देर काम हुआ, फिर इतना देर काम हुआ, तो वो दोनों मर्ज होकर फिर आपका टोटल बर्स्ट टाइम निकलेगा। तो इसलिए एडवांस में हमको पहले से ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जो है किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना होगा एग्जैक्ट, वो होने के बाद, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद ही होगा। तो इसलिए कभी कभी आप प्रोग्राम रन कराते हैं या आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, आपका प्रोसेस में जैसे वायरस आपका कोई आ गया, सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम आ गया, तो आपका प्रोसेस का रेप्लिका बनने लगा, तो आप बार बार आपका एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्चुअल प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो आप बोलते हैं मेरा सिस्टम जो है वो अफेक्टेड बाय वायरस है। एक्चुअली कोई भी करंट रनिंग प्रोग्राम को अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम से इंटरप्ट कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का वायरस ही है। सपोज करो कि आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें कोई दूसरे सी का प्रोग्राम का ईएक्सी इंक्लूड कर दो, तो जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो पहले वो ईएक्सी रन करेगा, तो क्या हो गया, आपके प्रोग्राम को रन होने ही नहीं देगा।
वो तो आपके प्रोग्राम में जैसे ही हुआ पहला लाइन में इंक्लूड exe जो फाइल आप इंक्लूड किए हैं फाइल नेम से, वो फाइल आपका रन करने लगेगा, उसका एक्सेक्यूटेबल फाइल। तो बार बार आपका क्या है, वो आउटपुट हमेशा उस फाइल का दिखाएगा जिस फाइल को आपने इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल में। तो आपके फाइल को ओरिजिनल रिसोर्स को तो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या, वो जब नंबर ऑफ टाइम करेगा आप ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाएंगे तो आप बोलेंगे कि आई एम नॉट कैपेबल या माई सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू जनरेट रिजल्ट एज पर आवर व्यू। आपके व्यू के हिसाब से वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो समथिंग इज एरर, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक इन आवर सिस्टम। तो यू थिंक अबाउट द ओएस, ओएस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन विच इज यू आर रनिंग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करप्ट तो नहीं हो गया है। तो उसके हिसाब से आपका ये वेरिएशन हो सकता है बस टाइम में। रेप्लिका हो गया तुम्हारा ही एक और क्लोन जनरेट करना, एक ही प्रोग्राम को बार बार रन कराना, एक ही प्रोग्राम का क्लोनिंग कर देना। तो जब आप किसी exe को किसी रनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे तो हमेशा वो exe ही रन करेगा पहले। एक्चुअली हैकर क्या करते हैं, हैकर आर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ जॉब, दे जस्ट हैक। वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसी बीच में एक ऐसा प्रोग्राम डाल देते हैं जिससे आपका नॉर्मल प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है। वही प्रोग्राम यानी कि 10 लाइन का कोड है, उसमें छठे लाइन पर एक ये इस तरह का रेप्लिका डाल दिए, आपका 5 वहां 5वें और छठे के बाद वही रन करेगा, छठा के आगे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा ही नहीं। तो जब आगे बढ़ेगा नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा नहीं। तो नेटवर्क जैम करने के लिए भी यही प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी जब देखते हैं सर्वर या उस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये कब पता चलेगा कि हमको बस टाइम कितना है, किसी भी प्रोसेस का बस टाइम। कोई भी प्रॉब्लम जो हम लोग हैंडल करेंगे उसमें एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का बस टाइम का डेटा लिया रहता है। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद इतना बस टाइम लगा था, उस डेटा पर हम लोग वर्क करते हैं, यानी उस पर हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। पहले से हमको नहीं पता है कि बस टाइम क्या होगा, या कोई क्वेश्चन हम जो बनाते हैं उसमें हमारा वो ऑब्जर्व यानी कि ऑलरेडी काम हुआ हुआ डेटा यूज किया जाता है, या एज्यूम डेटा पर हम लोग वर्क करते हैं। तो जब यहाँ लिख रहे हैं कि एडवांस में नहीं पता है, तो यह भी मेंशन करना होगा कि इट कैन बी नोन only after execution of the process। यानी कि बस टाइम कब पता चलेगा, जब प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली, तब समझ में आ जाएगा कि टोटल बस टाइम, इसका बस टाइम कितना है, ठीक है ना। तो दैट इज द बस टाइम। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम बेसिकली क्या है, it is the point of time at which a process completes the execution on the CPU and takes the exit from the system। CPU में एग्जीक्यूट भी हो गया और सिस्टम से वो बाहर भी हो गया। यानी कि सिस्टम से बाहर का मतलब कि यू नो दैट ईच प्रोसेस इज रीलोकेटेड फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम। हर प्रोग्राम को जब रीलोकेट करते हैं तो आपका उस प्रोग्राम का प्रोसेस जनरेट होता है। वो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। So for each and every program there is a process, and when that process is created, whenever that program is relocated, क्योंकि आपका प्रोग्राम परमानेंटली तो सेकेंडरी मेमोरी में है, आपको जब MS वर्ड यूज करना है तो उसको रीलोकेट करना होगा। तो रीलोकेट करने का मतलब कि उसका प्रोसेस जनरेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि whenever the program is relocated, the process is created for that program because program is now in execution phase। So whenever your program in execution, that become process, and whenever the process is generated for the program, then the specific PCB is also generated। Earlier whatever we discussed about the process control block। तो जब जब कोई प्रोसेस किसी प्रोग्राम के लिए जनरेट होगा, क्रिएट होगा, तो उसका एक पीसीबी बनेगा जो उसका इंटायर लाइफ साइकिल होल्ड करेगा। जब तक उसका अस्तित्व रहेगा, जब तक उसका लाइफ साइकिल यानी एग्जिस्टेंट रहेगा, तब तक आपका प्रोसेस स्टेटस वो मेंटेन करेगा। जैसे ही आपका प्रोसेस एंड हुआ तो आपका पीसीबी भी डीएक्टिवेटेड हो जाएगा उस प्रोसेस का। तो टेम्पोरली हर प्रोसेस का एक पीसीबी जनरेट होता है। तो कंप्लीशन टाइम आप बोल सकते हैं कि इसको एग्जिट टाइम भी बोल सकते हैं, जितने समय के बाद आपका सीपीयू से बाहर चला जाए कोई भी प्रोसेस। अब ये एग्जिट टाइम भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से के बेसिस पर वेरी कर सकता है। जैसे नाउ डे व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग,
that is based on round robin. तो राउंड रोबिन यूज सर्टेन टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम। तो राउंड रोबिन में एक सर्टेन टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम यूज किया जाता है, जिसके बाद अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट कर लिया अपना काम तो वो बाहर चला जाएगा, नहीं किया तो भी वो बाहर जाएगा। जैसे आप सिंपली एग्जांपल समझ लीजिए, किसी भी चौराहा पर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, तो उस चौराहा पर अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ द व्हीकल्स मूवमेंट आपका देखिए टाइम जोन वहां क्रिएट किया जाता है। अब देखते हो कहीं कहीं 15 सेकंड 20 सेकंड का भी आपका टाइम फैक्टर नहीं प्रोग्राम्ड है, नहीं तो इट इज टोटली प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड। वो प्रोग्राम्ड है एकदम कंप्लीट, आपका जो है वो हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग है, आप भी कर सकते हैं सी में, केवल उसमें कंडीशन डालना और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वहां जो रेड और ग्रीन बटन आपका जलता है वो कलर कोडिंग है, आगे पढ़ेंगे आप। तो कलर कोड यूज किया गया है, रेड ग्रीन ब्लू येलो जो भी एक कलर कोड यूज किया गया है, तो उसका एक टाइम क्वांटम डिले प्रोसेस है। तो सर्टेन टाइम क्वांटम, यहाँ जो हम लोग राउंड रोबिन की बात करते हैं, राउंड रोबिन में भी वही चीज है कि आपका कोई भी प्रोसेस एक समय तक अगर अपना काम पूरा कर लिया तो ठीक है, और नहीं किया तो जो टाइम क्वांटम सेट किया गया है उस टाइम क्वांटम के बाद वो प्रोसेस थोड़े देर के लिए बाहर जाएगा, यानी स्वैप आउट होगा और दूसरा प्रोसेस एलोकेट होगा, और हर प्रोसेस को उतना समय दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोसेस जिसका सीपीयू टाइम कम हो, बर्स्ट टाइम कम हो, सीपीयू टाइम भी बोलते हैं बर्स्ट टाइम को, सीपीयू टाइम, सीपीयू में लगने वाला समय। तो यू आल्सो मेंशन हियर सीपीयू टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, रनिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, और सीपीयू टाइम, कितना समय सीपीयू में लगता है किसी प्रोसेस को, तो वो आपका जो है उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगा। क्लियर है ना। तो कंप्लीशन टाइम यू कैन मेंशन हियर, इट इज आल्सो नोन एज एग्जिट टाइम, इट इज आल्सो known as exit time of the process from the CPU, and you can also mention here कि it is the point of time या amount of time, it is the point of time at which a process completes its execution on the CPU and takes exit from the system. Now next one is the turnaround time, TURN, turn around time। इसको TAT भी बोलते हैं लोग, टर्न अराउंड टाइम। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा यूज होता है। तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या है, हाउ वी फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम, एनीवन? यस सर, कंप्लीटेशन टाइम और अराइवल टाइम माइनस कर। अराइवल टाइम एक्चुअली क्या है? फर्स्ट टाइम जब, हाँ, अराइवल टाइम को आप बोल सकते हैं वेटिंग टाइम यहाँ पर, क्योंकि जैसे अगर कोई प्रोसेस 1 मिलीसेकंड के बाद इन कर रहा है तो 1 मिलीसेकंड तक वो वेट किया होगा, तो वेटिंग टाइम उसका 1 मिलीसेकंड है, और उसको सीपीयू बर्स्ट टाइम उसको लगा टोटल 8 मिलीसेकंड, ठीक है ना। तो 1 से 8 मिलीसेकंड तय करने में 9 तक जाएगा वो। हाँ, तो यहाँ पर अगर उसको हम यहाँ मेंशन कर दे गैंट चार्ट में, तो गैंट चार्ट में आप एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे जिसमें इस सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर कोई प्रोसेस आपका 0 मिलीसेकंड में कोई प्रोसेस 1 इन किया, तो प्रोसेस 1 का जो है अराइवल टाइम 0 मिलीसेकंड है, या हम एज्यूम कर लिए कि सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 मिलीसेकंड है, और इसका जो बर्स्ट टाइम है, इसका बर्स्ट टाइम P1 का जो है बर्स्ट टाइम आपका जो है वो 4 है। तो 0 से 4 मिलीसेकंड ये सीपीयू को होल्ड किया प्रोसेस, और इसके बाद P2 आया जिसका बर्स्ट टाइम यानी सीपीयू टाइम 8 है, तो ये 4 से 12 तक गया जाएगा,
अब यहाँ पर एक तीसरा प्रोसेस P3 है जिसका वॉच टाइम 18 है, 18 मिली सेकेंड। तो ये 12 से कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। 30 तक। अब देखिए यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम को अगर हमको निकालना होगा तो TAT कैसे है निकलेगा, TAT इज इक्वल टू, हाँ, CPU वॉच CT टाइम, minus BT. हाँ बोलिए, BT नॉट माइनस प्लस WT। BT हो गया वॉच टाइम, WT हो गया वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम। तो अब देखिए अगर हमको TAT ऑफ प्रोसेस 1 बताना है तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 का TAT इसका BT ऑफ प्रोसेस 1 प्लस वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1। तो BT कितना है, ब्रश टाइम 4 है। 4 है, वॉच टाइम इसका 4 है, प्लस वेटिंग टाइम क्या है, ये कितने देर वेट किया CPU में आने के लिए, 0। 0। तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 4। अब P2 का अगर टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 इज इक्वल टू व्हाट, तो P2 का वॉच टाइम कितना है, 8 है। 8 है। यस। अब वॉच टाइम कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए, वॉच टाइम निकलेगा आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए ये कंप्लीशन टाइम 12 है, अराइवल टाइम 4 है, तो 12 में से 4 गया तो वॉच टाइम निकल गया ना, 12 में से 4 गया 8। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम। तो यहाँ पर देखिए टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 क्या हो जाएगा, वॉच टाइम आपका इसका कितना है, 8 प्लस अराइवल वेटिंग टाइम कितना है, कितने समय तक ये P2 वेट किया प्रोसेस में आने के लिए, 4 मिली सेकेंड। 4। P1 जब तक काम कर रहा था P2 वेट कर रहा था, तो 4 मिली सेकेंड इसने वेट किया एलोकेशन के लिए, तो 4 आपका हो गया। अब देखिए एक्चुअली आप जब फाइनली देखिएगा तो हर प्रोसेस जब जहां खत्म होता है वो उसका टर्न अराउंड टाइम है। तो देखिए P1 आपका 4 पर खत्म हो रहा था, टर्न अराउंड टाइम है, लेकिन हाँ P2 आपका ये कब है, जब 0 मिली सेकेंड से सब प्रोसेस आपका शुरू हो रहा है, ये जब एजम्पशन है। इसलिए ये फॉर्मूला जानना जरूरी है, अगर अराइवल टाइम चेंज होगा हर प्रोसेस का तब ये भी वेरिएशन आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो ये आपका हो गया 12 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। तो P3 का कितना हो जाएगा, 30। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3 इज इक्वल टू, वॉच टाइम कितना है इसका, वॉच टाइम है 12 और 18 30 है, तो 30 में 12 घटा दीजिएगा, कंप्लीशन टाइम 30, अराइवल टाइम 12, दैट मीन्स 30 माइनस 12 18। तो वॉच टाइम ऑफ P3 इज 18 प्लस वेटिंग टाइम कितना हो गया, कितने समय तक वेट किया वो, हाँ 30 हो गया ना। अब एक्चुअली अब देखिए जो जहां पर एंड कर रहा है यही टर्न अराउंड टाइम है, ये आपका TAT है हर प्रोसेस का, लेकिन हम लोग निकालते हैं उसको वॉच टाइम और वेटिंग टाइम के रेशियो से, ठीक है ना। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम P1 का है 4, ये P2 का है 12, P3 का है 30। तो टर्न अराउंड टाइम एक्चुअली जहां पर आपका प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहा है एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम को अगर डिफाइन करना होगा तो ये आपका फॉर्मूला हो गया TAT इज इक्वल टू वॉच टाइम प्लस वेटिंग टाइम। आगे ये फॉर्मूला में यूज करना होगा। तो ये क्या है, इट इज द टर्न अराउंड टाइम क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट टाइम स्पेंट बाय अ प्रोसेस इन द सिस्टम, जितना समय तक आपका जो है प्रोसेस सिस्टम के अंदर रहता है, समय बिताता है उसको। जैसे P1 कितना समय तक, 4 मिली सेकेंड तक, P2 कितना समय तक, 8 मिली सेकेंड तक, और P3 18 मिली सेकेंड तक। तो यू कैन डिफाइन बाय द हेल्प ऑफ दिस कि इट इज द टोटल टाइम spent by a process inside the system, process in a system, and तो आपका जब भी कोई करंट प्रोग्राम CPU में होता है तो दूसरा प्रोग्राम आपका रेडी क्यू में वेट करता है, यानी कि whenever the particular process allocated to CPU then
rest of the processes are waiting in the ready queue for allocation। तो जब आपका कोई प्रोसेस जैसे P1 जब आपका एलोकेट हुआ तो P2 और P3 आपका प्रोसेस वेट कर रहा होगा, वेटिंग रेडी क्यू। जब P2 एलोकेट हुआ, P1 कंप्लीट हो चुका है, P2 आपका एलोकेट हो गया तो P3 वेट कर रहा होगा। P3 जब एलोकेट हो गया इसका मतलब कि सिस्टम में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अगर तीन ही प्रोसेस था तो, अगर और प्रोसेस होगा तो उसके बाद P3 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये हम लोग जनरल यानी कि सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग यहाँ यूज किए। और ये हम लोग जो सेपरेशन के लिए जो चार्ट यूज किए, इस चार्ट को ही हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट इज द चार्ट थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द सीपीयू सिस्टम। यानी सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस एलोकेशन हो रहा है उसको दिखाने के लिए गैंट चार्ट हमारा जो है वो एक तरह से व्यू करने के लिए एक आप रिसोर्स बोल सकते हैं। तो थ्रू गैंट चार्ट वी कैन व्यू द allocated process inside the CPU and what is the allocation time, यानी कि how much time the particular process spent inside the CPU, that is also represented by the Gantt chart. Now after turnaround time, अगर अब देखिए एक और चीज यहाँ पर समझना है कि ये जो टर्न अराउंड टाइम हम लोग निकाले बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये कब है? जब हम ये एज्यूम करेंगे सारे प्रोसेस 0 मिलीसेकंड से आपके एलोकेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हर प्रोसेस का अराइवल टाइम अलग अलग होगा तब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा? एनीवन? इफ completion time minus arrival time. yes, if the arrival time, if the एक मिनट देखिए एक मिनट रुक जाओ। देख लिए क्या? सबको पता ही है, देखना है क्या? चलिए हाँ, तो if the arrival time of each process varies, नहीं टर्न अराउंड टाइम के बारे में निकाल रहे हैं कि अगर अराइवल टाइम, इसके पहले जो वेटिंग टाइम ऐड कर दिए तो वो कब ऐड होगा? जब आपका अराइवल टाइम सबको एज्यूम कर लीजिए 0 मिलीसेकंड। तो क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि एज्यूम दैट ऑल प्रोसेस अराइव टू द सिस्टम इन 0 मिलीसेकंड, ठीक है ना? तो सीपीयू में अगर सारे प्रोसेस को 0 मिलीसेकंड में एज्यूम किया जा रहा है तो आपका टर्न अराउंड टाइम इज द वॉच टाइम प्लस वेटिंग टाइम। बट इफ द अराइवल टाइम ऑफ ईच प्रोसेस वेरीज, अगर वेरी करता है तो उस केस में हाउ वी फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम? तो टर्न अराउंड टाइम TAT इज इक्वल टू योर वॉच टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि वॉच टाइम माइनस AT, वेयर TAT आपको पता है क्या है, BT आपको पता है क्या है, और AT आपको पता है क्या है। AT इज अराइवल टाइम, BT इज वॉच टाइम
and this one is the turnaround time. ठीक है ना? तो इसलिए क्योंकि अगर 80 आपका डिफरेंस होगा, 80 में अराइवल टाइम किसी का 2 होगा, 1 होगा, तो अराइवल टाइम आपका वॉश टाइम में घटेगा, कि उतना समय तो वो बाहर यूज किया, उसके बाद आपका एलोकेट हुआ है। तो वेटिंग टाइम उसका 0 एज्यूम नहीं करेंगे, या वेटिंग टाइम उसका प्रीवियस एज्यूम नहीं करेंगे। वेटिंग टाइम आपका जो है वो, अब अराइवल टाइम कैसे निकलेगा? अराइवल टाइम आपका जो प्रीवियस डेटा होगा उसके बेसिस पर निकलेगा। अराइवल टाइम कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, देखिए चेक कीजिए, व्हाट इज अराइवल टाइम and how we find out the arrival time? Arrival time is the point of time at which enters a ready queue. रेडी क्यू का मतलब आपका सीपीयू नहीं है। गैंट चार्ट में हम लोग रेडी क्यू नहीं बता रहे हैं, गैंट चार्ट में हम लोग सीपीयू को बता रहे हैं, सीपीयू में प्रोसेस चला गया है। यानी गैंट चार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रनिंग स्टेट, इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडी स्टेट। तो योर अराइवल टाइम दैट मीन्स कि जब आपका प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में आ गया, वेटिंग एरिया में, रेडी क्यू में आ गया, और फिर रेडी क्यू से उसको रनिंग में जाना है। तो रनिंग में जाने में अगर कोई प्रोसेस पहले से है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अराइवल टाइम हम लोग देखेंगे, एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और एक और कौन सा टाइम बच गया? सारा टाइम डिस्कस कर लिया ना, जितना वेरिएशन। वेटिंग टाइम सर। वेटिंग टाइम तो बताया अभी, वेटिंग टाइम नहीं डिस्कस किए हैं। वेटिंग टाइम इज द टर्न अराउंड टाइम माइनस सर हो वॉच टाइम। चुका। ओके सर, देन इट्स डन। एक मिनट। अच्छा, यहाँ मेंशन नहीं किया, पहले हम लोग पढ़ लिए थे। तो वेटिंग टाइम दूसरे नंबर पर ही डिस्कस किए थे, अराइवल टाइम के बाद वेटिंग टाइम। मतलब क्या होता है? तो एक मिनट मेंशन कर लो क्वेश्चन, ठीक है। तो वेटिंग टाइम अगर पहले हम लोग सेशन में किए थे तो WT इज इक्वल टू व्हाट? TAT माइनस BT। तो TAT आपको पता है टर्न अराउंड टाइम, और वॉच टाइम भी आपको पता है। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल लिए, तो इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम क्या होगा? 4 होगा। कैसे निकले? इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है? हाँ 12 है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम कितना होगा P2 का? 8 कैसे होगा? ये तो 4 ही होना चाहिए। 4। ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम किया हुआ है, तो बर्स्ट टाइम न करना है वेटिंग टाइम निकालने के लिए। बर्स्ट टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम कितना है जी? 12 है ना, और ये 8 है ना, तो इसमें माइनस करोगे तो 4 निकल जाएगा ना। हाँ, तो वेटिंग टाइम 4 ही ना है P2 का। ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखिए, लेकिन अभी पहले हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। CPU scheduling algorithm. So right now whatever we discuss, ठीक है ना, that is the various timing factor used whenever we are discussing various scheduling algorithm. So that is the criteria of differentiation of one scheduling algorithm from another. तो एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम क्राइटेरिया, ये अलग अलग टाइम फैक्टर क्राइटेरिया रखेंगे। आप बोल सकते हैं इट इज द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया on the basis of which you can observe the characteristics of various scheduling algorithm. तो अब बेसिकली जब CPU scheduling algorithm हम बात करते हैं तो we discuss about 2 types of CPU scheduling algorithm, ठीक है ना। तो पहले तो what is CPU scheduling algorithm? हाँ, scheduling algorithm क्या है? तो it is the algorithm through which the particular process allocated inside the CPU, ठीक है ना, on the basis of criteria, certain criteria.
तो आपका ये अलग अलग एल्गोरिथम है जो एक क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, जिसके बेसिस पर आपका प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट होगा। तो आपका कोई प्रोसेस का बेसिस फीफो मैनर है, लीफो मैनर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये अलग अलग आपका जो है एल्गोरिथम यूज होगा। जैसे स्टैक और क्यू अगर आप बात करते हैं, दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, एक स्टैक है और दूसरा है क्यू। दोनों ही आपका जो है ये डेटा को हैंडल करने के लिए, डेटा को प्रॉपर अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम के अंदर। ये स्टैक आपका लीफो मैनर में काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू जो है आपका फीफो मैनर में काम करता है, ठीक है ना। तो आपका जो रेडी क्यू है दैट इज मेंटेन्ड बाय प्राइमरी मेमोरी, मेंटेन अ क्यू, रेडी क्यू। तो क्यू वर्क्स इन फीफो मैनर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले प्रोसेस है पहले आउट होगा। आपका जो स्टैक है वो लीफो मैनर में काम करता है। स्टैक जो है इनसाइड द रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, देयर इज ए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर विच वर्क्स इन ए लीफो मैनर। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे स्टैक ऑफ बुक, स्टैक ऑफ प्लेट आप लगाते हैं, तो उसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट से होता है, वहां दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन क्यू के केस में क्या है कि देयर इज वन इंसर्शन पॉइंट एंड देयर इज अनदर एंड विच इज नोन एज डिलीशन पॉइंट। तो फ्रंट एंड is used to for deletion and rear end is used for deletion purpose, insertion purpose। तो आपका आगे फ्रंट से, क्यू में फ्रंट से आपका डेटा डिलीट होता है और रेयर से यानी कि लास्ट से इंसर्ट होता है। स्टैक में ऐसा क्या है कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, यानी कि अगर 10 प्लेट है, 11वां प्लेट लगाना है तो आपको 10 के बाद सबसे टॉप पर है वहीं भी रखना है। यानी कि स्टैक के केस में स्टैक your top end is always used for keeping the data और retrieving the data, यानी कि डेटा निकालने के लिए भी टॉप और रखने के लिए भी एक। तो that is the top end used for insertion as well as deletion into the particular stack। तो CPU scheduling algorithm में भी we use various algorithm through which the particular process is selected for operation। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन के लिए वो हमारा सेलेक्ट होगा। So before discussion of the various scheduling algorithm, first of all we discuss about there are basically two ways to handle the process inside the CPU, that is as follows, ठीक है ना। तो ये दो मोड क्या है, Primitive and non-primitive. yes, first is the primitive scheduling algorithm and second one is the non-primitive scheduling algorithm। अभी समझ लीजिए प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव का मतलब कि कभी भी बीच में रोक देना, प्रोसेस को रोक कर दूसरे प्रोसेस को भेज देना। यानी प्रिमिटिव का मतलब कि एनी टाइम, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन एनी टाइम द प्रोसेस इज प्रिम्प्टेड टू एलोकेट द अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर आपका प्रोसेस को प्रिंट करके रोक कर दूसरे प्रोसेस को वहां एलोकेट किया जा सकता हो, ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहा जाएगा। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि अगर कोई प्रोसेस एक बार सीपीयू में एलोकेट हो गया, यानी कि सीपीयू एलोकेटेड हो गया, तो जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है दूसरे प्रोसेस को वहां पर हम भेजने के लिए उसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लाइक योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाँ फीफो मैनर में ही काम होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो FCFS scheduling algorithm। So in FCFS scheduling algorithm, once the process allocate inside the CPU, then the next process gets chance to allocate inside the CPU only whenever the first process completed its job। जब पहला प्रोसेस जॉब कंप्लीट कर लेगा तभी दूसरे प्रोसेस को चांस मिलेगा। लेकिन जब हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करेंगे SJF एल्गोरिथम, तो SJF एल्गोरिथम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकता है।
ऑटोमेटिकली वहां प्रायोरिटी सेट होता है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब हुआ जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो पहले एलोकेट होगा, जिसका बर्स्ट टाइम उसके बाद सेकंड है उसके बाद होगा, एक एक करके वहां एलोकेशन होगा। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कौन सा शेड्यूलिंग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होगा, इसको हम लोग एनालाइज करते हुए डिस्कस करेंगे। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में किसी को दिक्कत नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोसेस गेट, यानी कि यू कैन से एनी टाइम प्रोसेस मूव फ्रॉम द सीपीयू इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन टू एलोकेट द न्यू प्रोसेस। तो प्रिम्पशन कभी भी उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रिंट किया जा सकता है। जैसे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें तो राउंड रोबिन में क्या है, एक टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम यूज किया जाता है। Yes, जैसे sir. अभी हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल सिस्टम की बात किए, तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि अगर मान लेते हैं 30 सेकंड का कोई आपका सिग्नलिंग सिस्टम है, तो 30 सेकंड तक एक तरफ का जो है व्हीकल्स मूवमेंट को ग्रीन सिग्नल दिया गया। आफ्टर 30 सेकंड ये नो मैटर कि हाउ मेनी व्हीकल्स आर लेफ्ट ओवर देयर ऑन द रोड, इफ द 30 सेकंड इज कंप्लीटेड, जहां तक जितना व्हीकल मूव किया उसके बाद तक व्हीकल रुकना है, रुक जाएगा सारा व्हीकल। फिर दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया, दूसरा साइड का व्हीकल्स मूवमेंट शुरू होगा, उसको भी 30 मिली सेकेंड। अब हो सकता है किसी एरिया में आप देखते होंगे कि व्हीकल मूवमेंट कम है, तो उस 30 मिली सेकेंड के पहले भी व्हीकल खत्म हो जाता है, फिर भी आपका वो 30 मिली सेकेंड अगर ऑटो नहीं अगर है, सेंसर नहीं है, तो वो 30 मिली सेकेंड पूरा करेगा। बीच में ऐसा नहीं है कि उधर से व्हीकल नहीं आ रहा तो आप स्टार्ट हो जाइए, इस साइड से चलने लगिए, तो वहां पर आपका ट्रैफिक रूल आपका जो है फॉलो नहीं किया, आपको आपका फाइन हो सकता है, चलान कट जाएगा। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका 30 मिली सेकेंड का जब वही होता है टाइम स्लाइस, तो जब सिस्टम की बात करते हैं तो वहां टाइम क्वांटम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्टेन टाइम स्लाइस यूज किया जाता है, टाइम क्वांटम। उस टाइम क्वांटम में हो सकता है कोई प्रोसेस एलोकेट, इसलिए एग्जांपल लिए कैसा हो सकता है कि किसी एरिया में लेस नंबर ऑफ व्हीकल मूवमेंट हो, तो उस 30 मिली सेकेंड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सके कम समय में। लेकिन सिस्टम में हम लोगों में क्या है कि अगर कम समय है तो दूसरा प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा, यानी कोई शॉर्टेज कोई छोटा प्रोसेस है तो वो जैसे ही खत्म किया तो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो चूंकि प्रोग्राम्ड है तो वहां पर ऑटो आपका एनालाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जितना देर तक है तो उतना देर तक आपका जो है मूवमेंट हो चाहे नहीं हो वो रहेगा। तो इसलिए एरिया वाइज मूवमेंट वाइज जो है वो टाइम क्वांटम भी चेंज होते रहता है। अब देखते होंगे कहीं कहीं 12 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड, जिधर ट्रैफिक मूवमेंट कम है, जैसे अब ये एन कॉलेज के आगे देखिए, वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल अलग अलग आप एनालाइज करिए कि वो रियल टाइम सिस्टम काम हो रहा है वहां पर, तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, प्रोग्राम्ड है, तो वहां पर देखिए कि एक सर्टेन टाइम स्लाइस यूज किया जा रहा है। उस टाइम स्लाइस में अगर आपका व्हीकल मूवमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप रुक जाइए। तो प्रिमिटिव का मतलब है एनी टाइम आफ्टर सर्टेन कंडीशन योर प्रोसेस प्रिंटेड टू एलोकेट अ न्यू प्रोसेस इनसाइड द सिस्टम। अब यहाँ पर ये चीज हो सकता है कि प्रिम्पशन के पहले या प्रिम्पशन के दौरान आपका प्रोसेस जो है अपना काम पूरा कर ले, ये भी हो सकता है नहीं करे। जैसे दोनों एग्जांपल लिए, व्हीकल मूवमेंट अभी कंटिन्यू है फिर भी आप लॉक हो गया, लेकिन कुछ एरिया है कि व्हीकल मूवमेंट स्टॉप हो गया लेकिन लॉक नहीं, अभी चल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ लॉक होगा तभी दूसरा जगह अनलॉक होगा, सेमाफोर तय उसी हिसाब से काम करेगा, एक वेट करेगा, तो जब तक सिग्नल नहीं होगा दूसरे को तब तक बाकी सब वेट करेगा। तो वेट कौन करेगा, जब एक तरफ का आपका क्रिटिकल सेक्शन में एक तरफ का व्हीकल मूवमेंट होगा तो आपका वो जो रोड है एज ए रिसोर्स वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जब वो आएगा, जैसे जैसे ही एक साइड का ट्रैफिक को स्टॉप किया जाएगा तो दूसरा साइड का ट्रैफिक उसमें एलोकेट होगा, तो वहां पर भी बाइनरी सेमाफोर काम करता है, वेट एंड सिग्नल। आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं वहां भी सेमाफोर काम कराते हैं। आपका अगर फॉर लूप चल रहा होता है तो फॉर लूप के बाद वाला एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। अगर कोई फंक्शन कॉल कर दिए तो फंक्शन कॉल जब तक कंप्लीट फंक्शन का प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरा फंक्शन आपका एक्सेस नहीं हो सकता, वो स्टैक मैनर में काम करेगा। तो दैट इज द प्रिमिटिव जिसमें वी जस्ट मेंशन हियर
in primitive scheduling, any time running process get preempted to allocate new process within the system. ठीक है ना? इस केस में आपका प्रोसेस नेवर प्रिम्प्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, completes its entire job before releasing CPU resources या सिस्टम रिसोर्सेस. आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, ठीक है ना, सीपीयू को प्रोसेस से दूर कर दिया जाता है, यानी कि प्रोसेस गेट अवे या मूव अवे फ्रॉम द सीपीयू, ठीक है ना. बट इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द प्रोसेस नेवर गेट अवे या मूव अवे फ्रॉम द सीपीयू until and unless it will complete its entire job. जब तक ये अपने जॉब को पूरा नहीं करता है तब तक ये सीपीयू से बाहर नहीं जा सकता है. नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो प्रोसेस फॉलो करके एलोकेट हुआ है. अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं जैसे राउंड रोबिन, तो उस केस में आपका जो है प्रोसेस कभी भी सीपीयू से बाहर किया जा सकता है दूसरा प्रोसेस को वहां भेजने के लिए. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एनी टाइम the process move away from the CPU to allocate the new process. It doesn't matter whether the running process completed its work or not. Running process अपने काम को पूरा किया है या नहीं किया है ये कोई मैटर नहीं रखता है. कभी भी किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर, जैसे टाइम स्लाइस एक कंडीशन है, टाइम क्वांटम, कि इतने समय के बाद आपका प्रोसेस सीपीयू से बाहर जाना है. अगर आपका काम पूरा हो जाएगा किसी प्रोसेस का तो ठीक है, नहीं तो इन बिटवीन रिज्यूम करेगा वो नेक्स्ट, उसको रेस्ट ऑफ द आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन को आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद पूरा करना पड़ेगा. तो दैट इज द मेजर डिफरेंसेस. तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एनी टाइम एनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज हैंडल थ्रू प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव वन आल्सो. ठीक है ना. तो एफसीएफएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि कोई भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जैसे हायर प्रायोरिटी का कोई सर प्रोसेस आया सिस्टम उस वक्त हो सकता है. हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस नहीं है. अगर कोई लोअर आपका जो है कोई सीपीयू लेस सीपीयू बस टाइम का कोई प्रोसेस है, उससे पहले कोई लॉन्गेस्ट सीपीयू बस टाइम का कोई प्रोसेस एलोकेटेड है, तो जब तक वो लॉन्गेस्ट प्रोसेस नहीं होगा, इस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वॉय इफेक्ट ऑल्सो. कन्वॉय इफेक्ट को भी देखेंगे. कभी कभी आप जब पुल पर या कहीं पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम आता है. ठीक है ना. कोई बहुत बड़ा गाड़ी आगे में फंस गया, यानी कि डेडलॉक में है, तो अब चूंकि वो बड़ा गाड़ी है तो उससे पैरेलल जो गाड़ी है वो तो नहीं मूव करेगा, बाइक वाले निकल जाते हैं, छोटा गाड़ी निकल जाता है, लेकिन जो बड़ा गाड़ी है उसको उसके चलते रुकना पड़ जाता है. तो कितना देर तक रुकना पड़ेगा? लंबे समय तक. अब वो डिपेंड करेगा.
वेरी गुड, वेरी गुड। तो next class we just discuss about various scheduling algorithm. We just go through FCFS, shortage of first, priority, first come first serve, क्या बोले, execution complete entire job before releasing the CPU resources. हाँ, CPU रिसोर्स को रिलीज करने से पहले अपना पूरा काम कर लेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा काम नहीं भी किया होगा तब भी CPU रिसोर्स को रिलीज करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है ना। ये आप देख कर आइएगा, फिर हम लोग इसको इसके बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बेसिस।